तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो इंग्लिश ग्रामर की होने वाली है। हमने हिंदी की 2 क्लास कराई थी, जिसमें हमने पहले संधि कराया था, फिर हमने हिंदी का टेस्ट लिया संधि का। ठीक है, 2 आपकी वो क्लास हो गई। आज जो आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका 2025 में होने वाला है, उसके लिए ग्रामर की क्लास। आज की जो ग्रामर की क्लास होने वाली है वो एकदम बेसिक से होने वाली है, क्योंकि देखिए जब आप इंग्लिश पढ़ने जाते हो तो आपको लोग नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमने नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट न करके पहले आपको बेसिक समझाने की कोशिश किया है। उसके बाद फिर आगे आपका जो क्लास होगा नाउन प्रोनाउन या जो भी आपके सब्जेक्ट की क्लासेस होंगे वो चलेंगी। तो सबसे पहले आज हम लोगों की बेसिक क्लास का श्री गणेशाय नमः होने वाला है, क्योंकि देखिए कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः करते हैं। तो हमारी ये जो क्लास होने वाली है बेसिक ग्रामर की होने वाली है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आपका वर्ड क्या है, वॉवेल क्या है, आपका लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, सेंटेंस एक्चुअल में क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज इस क्लास में सीखेंगे। तो एकदम धैर्य से इस क्लास में बने रहिए, और यदि आपके पास पेन और पेपर है तो लेकर बैठ जाइए और एक एक चीज़ नोटिस करिए और देखिए, उसको एक नोट्स बनाइए और उसमें वो सारी चीज़ें लिखिए जो आपको समझ में ना आती हों, और वो भी चीज़ें लिखिए जो आपको ईजिली समझ में आ रही हों। क्योंकि देखिए 2025 में आपको कम से कम 90 प्लस तो लाना ही है, ये अपने आप से वादा करिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आगे देखिए कि आगे कौन कौन से हम सेंटेंस लेकर आए हैं जो कि आपको बताएंगे, या कौन कौन सी चीज़ें लेकर आए हैं जो कि आपको बताई जाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि इस चैनल पर आपका यूपी बोर्ड जो रिलेटेड एग्ज़ाम है 2025 में होने वाला है वो आपका शुरू हो चुका है क्लास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने आज कर दिया है श्री गणेशाय नमः, किसका, इंग्लिश क्लास का, जो कि आपका ग्रामर का होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहला ही टॉपिक आता है आपका व्याकरण। आपका ग्रामर है क्या। देखिए आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो सबसे पहले अगर उस लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से सीखना है तो उसके ग्रामर को आपको सीखना पड़ेगा, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। तो हम लोग इंग्लिश सीखेंगे तो इंग्लिश की ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में ग्रामर होता क्या है। देखिए ग्रामर जो होता है वो किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सिखाता है। ठीक है, एक लाइन में यदि परिभाषा बताएं तो कोई भी आपका व्याकरण हो, चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो चाहे वो इंग्लिश का व्याकरण हो, वो आपको शुद्ध पढ़ना सिखाएगा, शुद्ध लिखना सिखाएगा और शुद्ध बोलना सिखाएगा। वही परिभाषा यहाँ पर भी लागू होती है। यानी व्याकरण क्या है, व्याकरण हमें शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सिखाता है। देखिए हम हिंदी भी लिखे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए होता क्या है कि आप लोग जो आपका इंग्लिश का क्लास होता है उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ते हैं, और जो बच्चे इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं पढ़ पाते, तो उनको थोड़ा तकलीफ़ होती है, मतलब समझने में दिक्कत होती है। तो हमने क्या किया, बाइलिंगुअल लिया है, मतलब इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। तो यहाँ पे देखिए व्याकरण हमें शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सिखाती है। इंग्लिश परिभाषा देखते हैं तो कहा है कि इंग्लिश ग्रामर इज़ द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी जो इंग्लिश ग्रामर है वो क्या है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चरल रूल्स है। यानी अंग्रेजी भाषा का वह नियम जो कि आपको सही सही शब्दों को उच्चारण करना या शब्दों को पहचानना या शब्दों को बोलना सिखाता है, वही आपका है व्याकरण। तो उम्मीद करते हैं आपको व्याकरण की परिभाषा समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है आपका अंग्रेजी भाषा के भाग, यानी जब आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उन्हीं पार्ट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। एकदम बेसिक से क्लास शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको समझने में एकदम दिक्कत ना हो, और हिंदी इंग्लिश दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो पार्ट आता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी एक्चुअल में होता क्या है, ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है अक्षर विभाग, यानी अक्षरों का विभाग। तो इसमें लिखा है कि इसके अंतर्गत हमें अक्षरों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं, यानी अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। ऑर्थोग्राफी में क्या कराया जाता है, आपको अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। तो आप अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, तो अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, और अक्षर क्या होते हैं ये भी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो
तो ऑर्थोग्राफी में क्या सिखाया जाता है? ऑर्थोग्राफी में सिखाया जाता है हमें अक्षरों का ज्ञान। यहाँ पे है पहला वॉवेल। वॉवेल क्या है? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे शब्द यानी कि ऐसे अक्षर जिनको उच्चारित करते समय किसी और मात्रा की ज़रूरत ना पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ठीक है, यानी स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में होते हैं 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। आप इसको उच्चारित जब करोगे तो आपको किसी अन्य मात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका जो ऑर्थोग्राफी में है वो पहला है आपका वॉवेल, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं जो कि आपका व्यंजन कहलाता है। हिंदी में आपको हिंदी में आप क्या बोलते हो? उसको व्यंजन बोलते हो। यानी इसमें कितने अक्षर होते हैं? तो इसमें 21 व्यंजन आते हैं। ठीक है, इसमें कितने व्यंजन आते हैं? 21। एक्चुअल में व्यंजन नहीं आते, इसमें 21 आपके वर्ड आते हैं। ठीक है, वर्ण जिसको बोलते हैं। यहाँ पे 21 कौन कौन सा है? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, के, एल, एम, एन, ओ, उसके बाद ओ नहीं आएगा, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जो कि दूसरे मात्रा की सहायता से बोले जाते हैं, यानी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे बी। बी अब आप उच्चारित करें तो इसमें ई की मात्रा रहे, सी इसमें भी ई की मात्रा, डी इसमें भी, एफ तो एफ, तो ए जो अ फ बोले रहे हैं तो अ की मात्रा आ रहा है, यानी ये सभी क्या है? आपके कॉन्सोनेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है? लेटर। लेटर मतलब होता है अक्षर। एक्चुअल में लेटर किसे कहते हैं उसे देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके, जिसके क्या न हो सके? टुकड़े न हो सके, अक्षर या वर्ण कहे जाते हैं। इसको अक्षर भी बोलते हैं और वर्ण भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको लेटर की जो परिभाषा है हिंदी का वो समझ में आया होगा, यानी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके, अक्षर या वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे इसकी इंग्लिश में परिभाषा है, अ लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, यानी अ लेटर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, यानी शब्द का सबसे जो छोटी इकाई होती है उसी को हम लोग बोलते हैं लेटर। जैसे ए टू जेड। ए टू जेड में क्या पढ़ते हो आप? लेटर ही तो पढ़ते हो, ए बी सी डी करके। ठीक है, उसके बाद है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? जिसको आप लोग वर्णमाला बोलते हो। वर्णमाला एक्चुअल में है क्या? हिंदी में वर्णमाला होता है और अल्फ़ाबेट मतलब होता है आपका अक्षरों का समूह। ठीक है, वर्णमाला। देखिए, माला क्या होता है? माला का मतलब होता है बहुत सारे फूलों का एक समुच्चय। ठीक है, जो कि आपके एक ही आपके ये जो पाइप या फिर डोरी होती है उसमें गुथे रहते हैं। तो यहाँ पे वर्ण है, यानी वर्णों की माला है। तो लिखा इसमें अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं। आपको पता है इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, और इन्हीं के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी 26 अक्षरों का जो समूह होता है इन्हीं को क्या बोला जाता है? वर्णमाला बोला जाता है। पूरी वर्णमाला में जो आपका ए, ई, आई, ओ, यू होता है उसको तो स्वर बोल देते हो, और जो बाकी 21 बचते हैं उसको आप क्या बोलते हो? कॉन्सोनेंट, जिसको आप व्यंजन बोलते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्णमाला समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं। देखिए, आगे जो हमारा है एग्जाम्पल इसका, जैसे ए टू जेड। ए टू जेड आपका क्या है? वर्णमाला है, यानी वर्णों का जो समूह होता है उसी को बोलते हैं वर्णमाला। अब आगे शब्द आता है वर्ड। वर्ड क्या है? शब्द क्या है आपके? शब्द क्या होता है? वर्ड अक्षरों का वह समूह होता है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? समूह आ गया। यानी वर्ड जो होता है अक्षरों का वह समूह होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकले। यदि अर्थ नहीं निकल रहा है तो वर्ड होगा ही नहीं। जैसे इसकी इंग्लिश परिभाषा देख लेते हैं। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव सम मीनिंग, यानी जो आपका वर्ड होता है, यानी कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव सम मीनिंग, यानी जो आपको कुछ न कुछ अर्थ देता है। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी शब्द जो हैं वो अक्षरों के समूह हैं, विच गिव्स जो हमें देते हैं सम मीनिंग, कुछ अर्थ देते हैं। जैसे काऊ। काऊ मतलब गाय, बॉय माने लड़का, गुड माने अच्छा, इटसेट्रा इसको बोलते हैं इटसेट्रा। ठीक है, काऊ मतलब गाय, ये आपका सार्थक शब्द है। बॉय माने लड़का, ये भी सार्थक है। गुड माने होता है अच्छा, ये भी सार्थक है। लेकिन ऐसा शब्द आ जाए जो कि अर्थ ही ना दे तो उसे बोलते हैं निरर्थक शब्द, वो वर्ड होगा ही नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, आगे जो है आपका वह है सलेबल। सलेबल क्या होता है? जिसको बोलते हैं शब्दांश। अब देखिए, शब्दांश बोल दिया यानी शब्द का अंश। इसमें लिखा है कि किसी शब्द के जितने भाग का एक ही बार में उच्चारण किया जाता है। जब आप किसी शब्द को बोलते हो
तो उसके एक पार्ट को जितने सांस में, मतलब एक सांस में आप जितने वर्ड को बोल पाते हो उसी को बोलते हैं सलेबल, मतलब शब्दांश बोलते हैं। उसी भाषा को सलेबल कहा जाता है। यानी किसी शब्द के जितने भाग का एक ही बार में उच्चारण किया जाता है उसी भाग को सलेबल कहा जाता है, मतलब शब्दांश कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आपका इंग्लिश। जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो एक सांस में पहले इंग आ रहा है, उसके बाद लिस आ रहा है, तो इंग और लिस। तो इंग को और लिस को बोलेंगे आप सलेबल, और इसमें कितने सलेबल हैं? 2 सलेबल हैं। उसके बाद है प्रॉफिट। जब आप प्रॉफिट को बोलते हो तो होता है प्रो, पहले प्रो आता है फिर फिट आता है, तो प्रो प्लस फिट यानी 2 सलेबल हैं। ब्यूटीफुल, पहले आप ब्यूटी बोलते हो फिर फुल बोलते हो, तो ब्यूटीफुल में भी कितने सलेबल हैं? 2 सलेबल। ठीक है। अच्छा, अब आपका नोट आ गया। नोट एक्चुअल में क्या है? नोट में आपको ये बताया गया है कि जिन वर्ड का एक ही सलेबल होता है, जैसे देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको एक ही सांस में अच्छे से उच्चारित किया जाता है, तो उनको क्या बोलोगे आप? तो वही लिखा है, जिन वर्ड का एक ही सलेबल होता है उनको मोनो सलेबल बोला जाता है। मोनो का मतलब एक, केमिस्ट्री में आपको बताएंगे मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब आएंगे, तो केमिस्ट्री में चर्चा होगी उस क्लास, मतलब इस सब का, मोनो का, डाई का, ट्राई का। तो यहाँ पे क्या करा है, जिन वर्ड का एक ही सलेबल होता है उनको बोलते हैं आप मोनो सलेबल। ठीक है। जैसे पेन, आप पेन को उच्चारित कर रहे हो, पेन तुरंत बोल रहे हो। जैसे बिल, ठीक है, ये हो गया आपका एटसेट्रा। अब आता है फ्रेज। फ्रेज क्या है? फ्रेज को बोलते हैं वाक्यांश। अभी शब्द पढ़े, उसके बाद शब्दांश पढ़े, अब वाक्यांश पढ़ रहे हैं। वाक्यांश क्या है? उसको बोलते हैं फ्रेज। ठीक है। फ्रेज एक्चुअल में क्या होता है? वाक्यांश शब्दों का वह समूह है जो कुछ अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता। ये क्या बात हुई? ये कह रहा है कि देखिए, हमारे पास जो शब्द हैं उसका तो हम अर्थ देंगे लेकिन हम पूरा अर्थ नहीं देंगे। यानी शब्दों का वह समूह जो कि कुछ तो अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता, क्या कहलाता है? आपका मतलब कि वाक्यांश कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, फ्रेज की इंग्लिश में परिभाषा लिखी है, पढ़ लेते हैं। लिखा है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। यानी जो कुछ तो अर्थ देता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता। जैसे एट सनसेट, सूर्य डूबने पर, तो सूर्य डूबने पर क्या, कुछ अर्थ नहीं मिल रहा है आगे, तो ये क्या होगा? आपका फ्रेज होगा। इन द रूम, कमरे में, कमरे में क्या, कुछ नहीं अर्थ मिल रहा है, केवल पता चल रहा है कि हाँ कमरे में, तो ये क्या हो गया? आपका फ्रेज हो गया। लिखा है ऑन द माउंट। ऑन द माउंट का मतलब होता है टीले पर। टीले पर क्या, पता नहीं टीले पर क्या, एटसेट्रा। यानी ऐसे शब्द, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव आपका सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, क्या कहलाते हैं? आपके फ्रेज कहलाते हैं। अब आता है आपका सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? ठीक है, सेंटेंस क्या है? देखिए, स्पष्ट तथा भाव में पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह, यानी ऐसे शब्द समूह जो अर्थ में आपका स्पष्ट भाव प्रकट करते हैं उसे बोलते हैं सेंटेंस। यानी स्पष्ट तथा भाव में पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह को क्या बोलते हैं आप? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। और आपको यदि नोट्स लेना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, और आप उससे जुड़कर आगे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये क्लास होने के बाद ये पूरा का पूरा आपका PDF फॉर्मेट में आपके उस चैनल पर भेज दिया जाएगा। मतलब जो आपका टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपकी क्लास तैयार हो गई। चलते हैं आगे। देखिए, आगे जो है इसकी परिभाषा है। परिभाषा क्या कह रहा है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी वाक्य जो है शब्दों का वह समूह है विच हैज़ वन सब्जेक्ट, जिसके पास एक कर्ता हो, एंड वन प्रेडिकेट, और जिसका एक आपका उद्देश्य हो। ठीक है, उद्देश्य नहीं, विधेय हो। विधेय का मतलब कर्ता जो कर रहा है उसका रिजल्ट जो है। एंड गिव्स इट्स कंप्लीट मीनिंग, यानी जो आपका पूरा अर्थ देता है। यानी शब्दों का वह समूह जिसके पास एक कर्ता हो और वो कर्ता क्या करता है उसका परिमाण भी हो, यानी उसका रिजल्ट भी हो, और वो पूरा का पूरा अच्छे से अर्थ भी देता हो, क्या कहलाता है? आपका सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, लिखा है राम इज़ अ गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। तो ये राम के बारे में बता रहा है, राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि राम के बारे में बात हो रही है। लिखा है हरी गोज़ टू स्कूल, हरी क्या करता है? स्कूल जाता है। तो ये भी आपका पूरा अर्थ दे रहा है। तो ये दोनों क्या है? आपके सेंटेंस हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए,
आगे आपका है क्लॉज। क्लॉज क्या है? देखिए, इन सब की परिभाषा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 10वीं और 12वीं में बहुत लोग क्या करते हैं, ये सब पढ़ोबे नहीं करते। वो सब क्या करते हैं, तुरंत नाउन, प्रोनाउन, आपका कम्प्लेक्स, कंपाउंड, जो भी आपके सिलेबस में बस वही पढ़ा देते हैं। लेकिन ये पढ़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए शुरुआत है, और शुरुआत में यदि आप नींव मजबूत अपनी करे रहेंगे तो आगे चल के कोई भी आपको उखाड़ नहीं फेंकेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप बेसिक नॉलेज रखेंगे तो आपके एडवांस नॉलेज अपने आप ही बूस्ट होगा। यदि आपको बेसिक नहीं पता है, कोई पूछ लिया उपवाक्य क्या है, आप नहीं बता पाए, तो कहेगा आप क्या पढ़े हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए ये क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपका ये है क्लॉज। क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य क्या है? देखिए, वाक्य का ही छोटा रूप होता है आपका उपवाक्य। उपवाक्य कह रहा है कि वाक्य के छोटे रूप को उपवाक्य कहते हैं। वाक्य के छोटे रूप को क्या बोल देते हो आप? उपवाक्य बोल देते हो, जिसमें आपके पास एक तो कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, और जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर रहते हैं। मतलब आपका जो उपवाक्य होगा उसमें तो एक कर्ता होगा, मतलब एक आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद एक आपका वर्ब होगा, और ये अपना पूरा अर्थ प्रकट करने के लिए किसी दूसरे वाक्य पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। मतलब ये स्वतंत्र नहीं होते। आगे देख लेते हैं कैसे। देखिए, लिखा है अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ बिग सेंटेंस। अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ बिग सेंटेंस, यानी बड़े वाक्य का ये क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। विच हैज़ वन सब्जेक्ट, जिसके पास एक आपका सब्जेक्ट होता है, एंड वन प्रेडिकेट, और जिसका एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट का मतलब हिंदी में बताएं तो विधेय होता है। ठीक है, विधेय का मतलब कर्ता जो कर रहा है उसका रिजल्ट, प्रेडिकेट, एंड डिपेंड्स ऑन अदर क्लॉज, यानी जो दूसरे वाक्य पर भी क्या करता है, निर्भर रहता है। जैसे एग्जाम्पल, ही सैड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे देखिए, ही सैड जो है वो आपका एक आपका सब्जेक्ट है, एक आपका वर्ब है, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है। तो ये क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी पर निर्भर करते हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, क्लॉज हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है आपका सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस आपने पढ़ लिया, आपने क्लॉज पढ़ लिया, आपने फ्रेज जाना, आपने लेटर जाना, आपने वर्ड जाना, आपने वॉवेल जाना, आपने कॉन्सोनेंट जाना। ठीक है, आपने ग्रामर जाना क्या होता है। अब आगे देखते हैं आपका सेंटेंस क्या है। सेंटेंस देखिए, आपका सेंटेंस तो पढ़ चुके हैं, लेकिन सेंटेंस के पार्ट देख लेते हैं। तो सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? एक तो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, जिसको बोलते हो साधारण वाक्य। एक होता है आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको आप बोलते हो मिश्रित वाक्य। अब एक होता है कंपाउंड सेंटेंस, इसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। क्लास 12th वाले मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य पर ध्यान देंगे, क्योंकि क्लास 12th में ये है आपके, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इससे। मतलब वाक्य का जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं कि आपका सिंपल, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड है क्या एक्चुअल में। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है? देखिए, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, जिसका नाम साधारण वाक्य है। कह रहा है कि जिस वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब, यानी असली क्रिया, तथा उसका एक ही कर्ता होता है, उसे बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। मतलब भैया, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, जो कि फाइनाइट वर्ब होगा, उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। जैसे देखिए, हरी इज़ माई फ्रेंड। हरी इज़ क्या? माई फ्रेंड। तो यहाँ पे जो इज है, इसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जब वर्ब आपका चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे फाइनाइट वर्ब क्या है, उसके बाद इन्फिनिटिव क्या है, उसके बाद जिरंड क्या है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके लिए आप धैर्य रखिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। लिखा है हरी इज़ माई फ्रेंड। तो देखिए, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। ठीक है, उसका एक ही कर्ता हो और वह सिंपल सेंटेंस कहलाता है। यानी हरी इज़ माई फ्रेंड, हरी मेरा मित्र है, ये साधारण वाक्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, अगला है आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस को बोलते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित का मतलब जो 2 वाक्यों से मिलकर बना हो, मतलब जिसमें मिश्रण हो। ठीक है, इसमें लिखा है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब क्या होता है? प्रधान उपवाक्य, मतलब जो मेन होता है, और से सब ऑर्डिनेट क्लॉज, आश्रित उपवाक्य, यानी जो कि आपके जैसे बोलते हैं ना, एक प्रधान है बाकी सब चेले चपाटी हैं, तो यही एक इसमें प्रधान रहेगा, बाकी सब इसके चेले चपाटे रहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसे बोलते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत ही ईजी परिभाषा है, बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड हमने इसको नहीं बनाया। और हिंदी में भी लिखा है ताकि आपको एकदम ईजी वे में समझ में आए, क्योंकि देखिए समझ में आना बहुत ज़रूरी है, रटना नहीं है। कोई भी चीज़ आपको रट के थोड़ी देर के लिए याद कर सकते हो, लेकिन वो कुछ समय बाद क्या होगा, भूल जाएगा। तो रटना नहीं है, एकदम समझ के लिखना है। लिखा है एग्जाम्पल में, ही टोल्ड मी दैट ही न्यू दैट बॉय हु स्टोल द वॉच, यानी ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे बोला कि ही न्यू, वह जानता है कि वो कौन से लड़के ने घड़ी को चुराई है, या कौन सा लड़का घड़ी को चुराया है। तो यहाँ पे देखिए ही टोल्ड मी दैट, ही न्यू दैट बॉय हु स्टोल द वॉच, यानी देखिए यहाँ पे कहा एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए। तो प्रिंसिपल क्लॉज कौन है, जो मेन होता है। मेन कौन है, वह जानता है, यानी ही न्यू दैट बॉय हु स्टोल द वॉच, यानी वह जानता है कि किस लड़के ने घड़ी को चुराया है। तो ये आपका मेन है, और ये ही टोल्ड मी दैट ये क्या है, आपका सबऑर्डिनेट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है, लिखा है इसमें सभी प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, मतलब सभी प्रधान हैं इसमें। कराए वे किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं, मतलब इसमें बोलते हैं ना, जैसे दो आपके पार्ट हो गए, इसको किसी एक पार्ट द्वारा क्या किया जाता है, ऐसे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी ये भी प्रिंसिपल और ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो जोड़ने का काम करता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, जैसे देखिए राम इज़ रिच, राम अमीर है, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। ठीक है, प्रिंसिपल है। येट माने फिर भी, ही इज़ नॉट प्राउडी, मतलब फिर भी वह घमंडी नहीं है। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि अमीर हो जाएंगे फिर घमंड आ जाएगा, और घमंड आ जाएगा तो उसमें वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि फिर से उन्हें गरीब बना देती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वही लिखा है राम इज़ रिच, राम तो अमीर है, येट यानी फिर भी, ही इज़ नॉट प्राउडी, मतलब वो अपने आप पर गौरवान्वित नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं मानते कि नहीं हम बहुत अमीर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शब्द है येट, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इसके द्वारा ही इज़ नॉट प्राउडी और राम इज़ रिच दोनों जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये जो छोटी सी क्लास है आपको समझ में आई होगी। ये आपका इंग्लिश ग्रामर का पहली क्लास था। आगे की जो क्लासेस रहेंगी वो आपको टेलीग्राम पर या फिर आपका कम्युनिटी टैब में आपको बता दी जाएंगी कि कौन सी क्लास आपके आगे होने वाली है, और आपसे पूछा भी जाएगा कि कौन सी क्लास आपको आगे चाहिए, ताकि आप अपने मन की क्लास इस चैनल पर ले सको। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और वीडियो को लाइक भी करिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।